नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजनीति बड़ी मजेदार चीज है, मानना पड़ेगा। यहां कभी राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, कभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा मन में आता है, इन पार्टियों के पास पैसा कहां से आता है, फंडिंग कहां से होती है। इस सवाल का जवाब आज हमारी बड़ी बहस में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से चंदा लेने की तैयारी में है। भारत की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी अब मध्य प्रदेश में समर्पण निधि अभियान चलाने जा रही है। 11 फरवरी से शुरू हो रहे समर्पण निधि अभियान के जरिए बीजेपी 150 करोड़ रुपए जुटाने वाली है और ये सभी पैसा पार्टी कार्यकर्ता अपनी पार्टी को देंगे। इसे मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा चंदा कलेक्शन भी कह सकते हैं। इस चंदा कलेक्शन में 50 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के चंदे दिए जा सकते हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पण निधि का कार्यक्रम चलाया जाता है। इस वर्ष भी बहुत उत्साह के साथ चलाया जा रहा है और ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के द्वारा ही कार्यक्रम को पूर्णतः चलाया जाएगा। मुझे लगता है कि यही सही मायने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, टारगेट कुछ नहीं होता। राजनीति में शुचिता के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कार्यकर्ताओं से ही समर्पण निधि लेती है, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और जहां पर बात श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की आए तो वहां पर 100 करोड़ क्या, 150 करोड़ क्या और 200 करोड़ क्या, जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जितना भी अधिक हो सकता है, कार्यकर्ता अपनी ओर से समर्पित करता है। कांग्रेस में ना नेता है ना नीति है। 15 माह की सरकार देख ली, एक ही व्यक्ति का कब्जा जिस तरीके से केंद्र में कांग्रेस में चलता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में चला आ रहा है। यही कारण है कि जो पुराना कार्यकर्ता है वो छटक गया है और जो नए लोग हैं वो कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहते। निरंतर भारतीय जनता तो अब बीजेपी का तर्क है कि राजनीतिक आयोजनों में खर्च ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा पैसे जमा किए जा रहे हैं। बात राजनीतिक चंदे की है, बात बीजेपी की है, तो कांग्रेस का विरोध तो लाजमी है। बीजेपी पिछली बार से 5 गुना ज्यादा चंदा जुटाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं अब मामले में राजनीति भी अपने शबाब पर है। एक ओर बीजेपी का चंदा कलेक्शन, दूसरी ओर चंदे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस का यह कहना है कि सारा पैसा काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी को चने परमल खाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे चुनाव के दौरान, और आज विश्व की सबसे बड़ी कथित राजनीतिक पार्टी होने के बाद काला धन इकट्ठा करने वाले भी सभी वही पार्टी है। कि पूरे देश में जो भी आंकड़े आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक धन वसूली की है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी काले धन के खिलाफ हैं और जो चंदा वसूल कर रहे हैं वो सफेद धन तो हो ही नहीं सकता है। तो जो सरकार या जो पार्टी काले धन पर चल रही है वो सफेद तो हो ही नहीं सकती है। तो ये वसूली एक तरह से सत्ता के दम पर आर्थिक डकैती है, वसूली नहीं है। तो बीजेपी के चंदे पर कांग्रेस ने निशाना साधा और बताया दरअसल ये काला धन है जिसको सफेद किया जा रहा है और कांग्रेस को इससे बड़ी परेशानी हो रही है। आज कांग्रेस की परेशानी भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जो ज्यादा चंदा जुटाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उसके मायने क्या है, आज उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी बहस में आज चर्चा इसी पर। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी हमने आपको सुनवाया और आज दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के चंदे को लेकर अपने अपने मायने क्या हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी से प्रवक्ता हैं सनवर पटेल। सनवर पटेल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं योगेश गुप्ता। योगेश गुप्ता जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। सनवर पटेल जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो काले धन को सफेद किया जा रहा है और ये लूट है। सनवर जी, भारतीय जनता पार्टी का काम करना
भारतीय जनता पार्टी का बनना और भारतीय जनता पार्टी के निश्चित उद्देश्य, उसकी कार्य प्रणाली, ये निश्चित रूप से कांग्रेस से बहुत भिन्न है। और इसी कारण से कांग्रेस के नेता इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये आजीवन सहयोग निधि क्या है, ये समर्पण निधि क्या है। वो इसको चंदा बोल देते हैं। अब तो और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि काला धन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं पराग जी कि भारतीय जनता पार्टी जब से काम कर रही है तो उसने अपनी अलग विशेषताएं बनाई है। अब समाज क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से राशि की आवश्यकता भी होती है। जब राशि की आवश्यकता होती है तो अन्य दल क्या करते हैं कि उनकी जब सरकारें बनती है तो ये प्रकरण किसी प्रकार से पैसा कहां से आए और इन सब बातों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति बनी और कार्य पद्धति में यह तय हुआ कि हमको कैसे काम करना है। तो कुशाभाऊ ठाकरे जी, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष मन रहा है, जिनके 100 साल मन रहे हैं, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे, ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे जी ने एक नई सोच, एक नई योजना राजनीतिक दलों के सामने रखी और न केवल रखी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनाया, उसे लागू किया। राजनीति में कैसे शुचिता आए, राजनीति में कैसे आर्थिक व्यवस्था हो, राशि कहां से आए और वो सही तरीके से खर्च हो, इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं से, ये चंदा नहीं है, ये धन नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से आजीवन सहयोग निधि कि हम अपनी इच्छा से राजनीति में जो पार्टी हमारी सुचिता ला रही है, जिसने व्यवस्था बनाई है, जिसके पास इधर उधर का जिसको धन नहीं चाहिए, वो अपना खर्च तो होगा। तो खर्च कैसे करेगी? तो हमारे कार्यकर्ता आजीवन सहयोग राशि के रूप में एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष पार्टी को देंगे और उसी को समर्पण निधि कहा गया है। ठीक है। तो ये समर्पण और चंदे में अंतर कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहां समर्पण का भाव नहीं है। ठीक है। वहां आजीवन सहयोग जैसी कोई कार्यक्रम नहीं है। वहां तो एक घर से जो सबसे बड़ा सेठ होता है वो पार्टी चलाता है। अब वो पैसा कहां से ला रहा है सेठ, ये वही जाने और दुनिया जानती है। चलिए ठीक है, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। आप योगेश गुप्ता जी बताइए सर, कांग्रेस पार्टी को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बीजेपी कह रही है चंदा नहीं है, समर्पण निधि है। देखिए, समर्पण, आत्मनिर्भर, समृद्ध, ये सब जुमले हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समय समय पर जनता को परोसे जाते हैं। जुमलेबाजों की पार्टी है। यथार्थ में बात कुछ अलग हटकर है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 2014 से और 2020 के बीच में सभी राष्ट्रीय दलों को चंदे के स्वरूप जो चंदा मिला है उसके आंकड़े सम्मानित मीडिया के माध्यम से अभी कुछ ही दिन पहले सबके सामने आए। 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मात्र 7 वर्षों में मोदी जी और अमित शाह जी के कार्यकाल, ये भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, उसका कुल कलेक्शन 558 करोड़ है। सेकंड नंबर पर मायावती जी की बीएसपी की पार्टी। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, ये काला धन कहां से आ रहा है, ये सर्वविदित है। पहले नोटबंदी के माध्यम से दबाव बनाया गया उद्योगपतियों के ऊपर। उस काले धन को सफेद करने के योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का 7 स्टार से भी ऊंचा कार्यालय दिल्ली में बनाया गया। 135 साल बाद कांग्रेस का भी इतना आलीशान कार्यालय नहीं है। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में नोटबंदी करी, 18 में फेयर एंड लवली स्कीम लेकर आई। उसके माध्यम से भी काले धन को सफेद बनाने की योजना मोदी सरकार ने प्रस्तुत करी। अभी पुनः जिसको ये समर्पण निधि कह रहे हैं, देखिए 7 साल में मोदी जी, एक तो मैं बात स्पष्ट करना चाहूंगा आदरणीय
कि ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ये ना अटल जी की बीजेपी है, ना अडवाणी जी की है, ना कुशाभाऊ ठाकरे जी की है। स्पष्ट रूप से ये मोदी जी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है और अपनी मंशा के अनुरूप वो लोग इस प्रकार का चंदा कलेक्शन हमेशा किया करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी केंद्र में आए, बजाय भारत के नौजवानों को मजबूत करने की, बजाय भारत के किसानों को मजबूत करने की, बजाय हमारी महिला सुरक्षा को या देश की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की, हमेशा इस उधेड़ बुन में रहते हैं कि कैसे अपनी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मजबूत किया जाए, अपनी पार्टी फ्रंट को मजबूत किया जाए, ताकि धन बल बाहुबल भ्रष्टाचार से उपार्जित धन के माध्यम से हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराएं और उनको अव्यवस्थित करें। तो विधायकों की जो जोश से खरीद फरोख्त चालू हुई है वो मोदी जी और अमित शाह जी के कार्यकाल में हुई है। इसके पहले 70 साल का इतिहास आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप में उपलब्ध। तो ये सब जुमले हैं साहब, समर्पण निधि और ये दबाव बनाकर कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के माध्यम से पुनः फंडिंग की स्टार्ट की गई है मिशन 2024 को देखते हुए। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है सनवर पटेल जी, देशवासी देख रहे हैं। सनवर पटेल जी, इस पर जवाब आपका चाहिए, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि हम इतने वर्षों में अपने कालीशान दफ्तर नहीं बना पाए हैं और आप देखिए कैसे खुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। नेता है, मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं और उनकी कुछ बातों पर सहमति दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो कार्यालय नहीं बना पाए, तो ये मैं सहमति देता हूं कि वो कार्यालय नहीं बना पाए, पर क्यों नहीं बना पाए इस पर रोशनी डालना चाहता हूं। इसलिए कि कांग्रेस के नेता अपना घर बनाते हैं, उनमें समर्पण का भाव नहीं है, उनमें आजीवन सहयोग की भावना नहीं है, इसलिए कार्यालय कहां से बनेगा, अपना घर बनेगा। रही बात, उन्होंने कहा कि मोदी साहब और अमित शाह जी की पार्टी में सहमति देता हूं कि वो हमारे शीर्ष नेता हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये वही पार्टी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से गढ़ी हुई पार्टी, उनके खून पसीने से उन्होंने अपनी जाने इसके लिए न्यौछावर की है। ये वही पार्टी है जो अटल अडवाणी जी की पार्टी है, जिसके आज शीर्ष नेता सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी हैं। मैं सहमति व्यक्त करता हूं उनकी बात पर। रही बात, तीसरी बात उन्होंने कही कि साहब चंदे के आंकड़े उन्होंने गिनाए। देखिए, ये तो हमारी आंतरिक व्यवस्था है, कितना विश्वास है कार्यकर्ताओं को अपने नेतृत्व पर, अपने संगठन पर, कि वो ये राशि समर्पित करते हैं। आप अगर मुझे कहेंगे कि आप करते हैं क्या, तो शायद मैं यही की यही अपने उल्टे हाथ की दराज से पिछले 10 सालों के, पिछले 20 सालों की रसीद दिखाऊंगा कि हाँ, ये प्रतिवर्ष में 5,000 रुपए या आजीवन विशेष सहयोग निधि में 1 लाख रुपए तक मैं अपनी तरफ से सहयोग करता हूं। तो ये कार्यकर्ता के नाते, प्रवक्ता के नाते नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है कि उसके कार्यकर्ता इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में अपनी समर्पण राशि देते हैं। और ये कांग्रेस के प्रति अविश्वास है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम पता नहीं कौन से नंबर पर है, हमसे पहले सपा और बसपा है। तो ये उनको अपना विश्वास बनाना पड़ेगा, तभी उनका काम खड़ा होगा और तभी बाकी सब लोग उनके साथ जुड़ेंगे। लोक हित में उनको खड़ा होना पड़ेगा। रही बात आंकड़े की कि इतनी राशि इकट्ठा हो रही है क्या, तो देखिए, मैं राशि के लिए आंकड़े की बात नहीं करूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और उनकी योजना से पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया था राजनीतिक सुचिता के लिए। तो उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर, उनके जन्म के 100वें वर्ष पर 100 और 200 क्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1000 और 500 करोड़ भी अपनी समर्पण राशि दे तो कम है। तो मैं तो स्वागत करता हूं। ठीक है, लेकिन ये तो योगेश गुप्ता जी आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया सनवर पटेल साहब ने कि कांग्रेस के नेता तो अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं, तो पार्टी मजबूत कैसे होगी। एक बड़ा आरोप आपके नेताओं के ऊपर है और इसलिए शायद आप लोग मजबूत नहीं हो पा रहे हैं क्या? पिछले 70 सालों में देश को मजबूत किया है, भारत को मजबूत किया है। आज कांग्रेस के 365 जिलों में कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी के आज भी नहीं है इतने कार्यालय। हर जिले में कांग्रेस का कार्यालय है
हर जिले में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, तो पूरी मजबूती के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। आपने जनता को मजबूत नहीं किया, आपने अपने कार्यकर्ताओं को इतना सक्षम बनाया कि अहंकार से ओत मेरे मित्र संवर पटेल 1 लाख रुपए तक डोनेशन देने की बात करते हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तो कह रहे हैं कि ये समर्पण निधि है और हर वर्ष हम अपने कार्यकर्ताओं से लेते हैं, कितना कोशिश ये परिवार को मजबूत करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि ये तो समर्पण निधि है, अपनी इच्छा से कार्यकर्ता देता है और हर साल हम लेते हैं। मैं जवाब दूं साहब, आप समर्पण निधि जब भी दे पा रहे हो ना कि आपको पार्टी ने सक्षम बनाया, इतना कोशिश किया है। आप हमारे देश के युवाओं को कब मजबूत करेंगे? देखिए सनाबर जी, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। मैं निवेदन करूंगा कि आप बीच में ना बोले। आपसे यह अपेक्षा थी भारत की जनता की, देश के युवाओं की, कि उनको आप रोजगार देंगे, देश के किसानों की आय डबल करेंगे, हमारा किसान मजबूत होगा, बेरोजगार नौजवान रोजगार प्राप्त करेगा। आपने उनको मजबूत करने की बजाय अपने कभी आप बूथ मजबूत करते हैं, कभी अपनी पार्टी के यूथ मजबूत करते हैं, और अभी आप अपनी पार्टी का फंड मजबूत कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव के लिए लड़ते हैं, चुनाव के लिए जीते हैं, और सत्ता की लोलुपता के चलते इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम देते हैं। चंदा चोरी का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है राम मंदिर, भगवान राम के नाम पर जो चंदा किया, उसमें चंदा चोरी और सीना जोरी किस प्रकार पराकाष्ठा है अधर्म का। कितना झूठ बोलेंगे योगेश भाई, कितना झूठ बोलेंगे? झूठ नहीं बोल रहे आप। पूरे अयोध्या, आज पूरे अयोध्या की चर्चा है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, किस प्रकार का भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है। देशवासियों की भावनाओं के चलते आपने चंदाखोरी करी, और उसमें चंदा चोरी करी। करोड़ों अरबों रुपए का हेर फेर आपने पीएम केयर फंड के माध्यम से कोरोना के नाम पर किया, जिसको आपने आरटीआई से मुक्त रखा है। देश की जनता आरटीआई से मुक्त रखा है। तो ये मोदी जी का शासन है, मोदी अमित शाह जी की पार्टी है। मैंने गलत नहीं बोला था, मैं अपनी पुनः बात को रिपीट करूंगा। ठीक है, ये अटल जी के सिद्धांतों को, कुशाभाऊ ठाकरे जी की, ठीक है, संवर पटेल साहब कह रहे हैं कि सब भूल चुके हैं। समय की जरूरत होता है बदलाव, और पार्टी तो है मोदी और अमित शाह की, इस बात को स्वीकार करें। लेकिन संवर पटेल साहब आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, अपना जवाब दीजिए आप, उसके बाद योगेश जी आपके पास आऊंगा जवाब देने। संवर जी बोलिए। देखिए पराग जी, जिस प्रकार की बातें हमारे विद्वान साथी योगेश जी कर रहे हैं, वो बातें कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। इस देश की जनता, 135 करोड़ जनता कांग्रेस की इन बातों को नकार चुकी है। इस 135 करोड़ की जनता और दुनिया के सामने जो मुद्दा उन्होंने उठाया राम मंदिर का, वो उस राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अब यहाँ कहीं उसमें चंदा चोरी अरे 8 मिनट के अंदर 8 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में बिक जाती है। करोड़ों के न्यारे ग्यारे हो रहे हैं अयोध्या में। देखिए योगेश जी, इन बातों को जनता नकार चुकी है, जनता ने स्वीकार नहीं कहाँ नकारी? अरे इन बातों पर अभी फैसला होगा तनवर जी, इन बातों पर मतदान होगा, इन बातों पर मतदान होगा उत्तर प्रदेश में। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि जनता का फैसला के हक में गया है। आपने कितनी चंदाखोरी करी है, कितनी चंदाखोरी करी है, ये सब देश के समक्ष आएगा 10 मार्च को। सारी बातें, इन सारे बातों को मुद्दा बनाने की कोशिश आपने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में करी, और नतीजा आपने देख लिया। नहीं, उपचुनाव में चलिए ठीक है, योगेश गुप्ता जी और संवर पटेल साहब, आज समय इतना ही इजाजत दे रहा है सर। आपके पास संवर जी, योगेश जी, संवर जी, योगेश जी, आज समय इतनी इजाजत दे रहा है सर। गांव गरीब किसान पर आइए। ठीक है सर, ठीक है, गरीब किसान पर आप नहीं ठीक है, प्लीज, ठीक है, आप शांत हो जाइए सर, प्लीज मोदी जी ने संवर पटेल साहब, योगेश गुप्ता जी, प्लीज। चलिए ठीक है सर, आज समय चूंकि इतनी इजाजत हमें दे रहा है, इसलिए आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, संवर पटेल साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि चंदा नहीं है, समर्पण निधि है, लेकिन कांग्रेस इसको डकैती बता रही है, और अब बात चुनाव पर भी आ गई है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।